चलो अब कर रहे हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं बस अब स्टार्ट। अब देखो बोर्ड पर फटाफट से ये थोड़ा अलजेब्रा वाले क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं तो हम उसमें मूव कर जाएंगे फिर, ठीक है। और इसका अच्छा लेवल आपको इन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस का मिलेगा सिंगेज में, अगर आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो उसमें से। अब देखोगे बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबने बोर्ड पर देखना है, वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द पॉइंट ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली दिस। तो ध्यान से बोलो नहीं, अब हो गया। देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, ये ओ पॉइंट है, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और ओ पॉइंट से आपने इन तीनों पर वेक्टर बनाया है। तो ओरिजिन है ये ओ पॉइंट और इस पर वेक्टर बनाया गया ओ ए, ओ बी और क्या बनाया गया ओ सी। कहीं भी हो सकते हैं ये वेक्टर, ऐसे नहीं कि यहीं पर लोकेटेड है। ओ से बस आपने उनको कनेक्ट किया है और कनेक्ट करके ओ ए कह दिया, ओ बी कह दिया और ओ सी कह दिया, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है कि आर रिस्पेक्टिवली ए वेक्टर, तो नाम दे रहे हैं इसको, ये इसको कह रहे हैं ए वेक्टर, इसको कह रहे हैं बी और इसको कह रहे हैं सी वेक्टर, ऐसा कह रहे हैं। अब उसके आगे उसने क्या, अच्छा सी वाला नहीं है वो, उसका नाम क्या है बताओ। सी वेक्टर का नाम है 4a वेक्टर माइनस कितना 3b वेक्टर, ये इसका नाम है। अब उसके आगे कह रहा है ए सी वेक्टर निकालो कि ए सी कितना होगा। तो ए सी अगर आप रियलाइज करोगे तो ए सी ये वेक्टर है। अब देखो कैसे सोचते हैं, आप इसको ऐसे सोचोगे ए सी बनेगा कैसे, ओ ए प्लस ए सी, सॉरी ए सी बनाना है ना हमको, तो हमने ओ ए लिखा और देखो ओ ए तो नहीं लिख सकते हम लोग, अगर हमें ए सी बनाना है तो हमें लिखना होगा ए ओ प्लस ओ सी। अगर आपने ए ओ प्लस ओ सी लिखा तो ओ मैच कर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा ए सी वेक्टर आएगा। अब अगर आंसर ए सी आएगा तो देखो ए ओ ये वेक्टर है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आएगा, कितना आएगा माइनस ए वेक्टर। ओ सी कितना आएगा, तो ओ सी तो करेक्ट है, उसी वे में लिखा हुआ है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 4a माइनस 3b इज इक्वल टू ए सी वैक्टर आपने लिख दिया। तो ए सी वैक्टर का फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ। तो 3a माइनस 3b, तो 3 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर लिख दें क्या, तो ये आपने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। अब उसको और क्या चाहिए, बी सी वैक्टर चाहिए। तो बी सी वैक्टर बनेगा कैसे पहले ये सोचते हैं। तो बी सी वैक्टर बनाने के लिए आपने क्या किया, बी ओ वैक्टर लिया। बी ओ वैक्टर इज दिस वैक्टर, ये वाला वैक्टर जो है वो कितना है ओ सी, ओ सी वैक्टर है ये, है ना। तो आंसर कितना आएगा बताओ, बी सी लिख दें क्या, ठीक है। अब बी ओ क्या है, तो बी ओ तो ये है, अब बी ओ का नाम कितना आएगा बताओ माइनस बी, और ओ सी कितना आएगा बताओ 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। और बी सी वैक्टर का आंसर कितना आ गया बताओ 4a माइनस 4b। क्लियर है सबको ये कैसे निकालना है। तो हमने ए सी वैक्टर भी निकाल दिया और बी सी वैक्टर भी निकाल दिया, तो सिंपल सा है, ठीक है। आपको हर जगह ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने को मिलेगा, और पैरेललोग्राम भी लॉ यूज हो सकता है, अगर नाम हो पैरेललोग्राम लिख दे। हालांकि देखा जाए तो ट्राइंगल लॉ ही सब कुछ है, पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए भी ट्राइंगल लॉ का ही जो है वो यूज होने वाला है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होता है, कौन बताएगा। आपको ये शो करना होता है कि इसमें कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। उसमें हालांकि लेंथ भी इक्वल होती है, बट अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना तो गारंटेड होता है कि लेंथ तो फिर सेम ही होगी। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। अगला 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और इन दोनों के दोनों को आपने अभी करके दिखाना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अभी करना सामने सामने, ठीक है। ये वाला भी ठीक लिखा है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस कर लेना, फटाफट से करो, जल्दी से स्टार्ट करो, जिससे आपको अलजेब्रा एटलीस्ट पता चल जाए करना क्या है इन क्वेश्चंस में, फिर आइडिया लग जाता है। कर दूँ वहीं से ऑन होगा, वैसे अगर ऑन करना है तो। करो जल्दी से।
हो गया। पहला वाला 9th कितनों ने कर लिया? अभी करिए यस, किसने नहीं किया? चलो करते हैं पहला क्वेश्चन अब, ठीक है। देखो इधर ए बी सी डी आर नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। शो करने को कह रहा है कि अगर ये ऐसा है तो फिर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। तो जैसे आप जानबूझ के डायग्राम ऐसा बनाना जो कन्वीनियंट हो थोड़ा सा ना, जैसे लगे कि वो पैरेललोग्राम है। जैसे ऐसा करो, पहले पैरेललोग्राम ही बना दो। जैसे अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाया जो लग ही नहीं रहा है कि पैरेललोग्राम है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो जानबूझ के ऐसा बना दो कि ए बी सी डी लगे आपको कि वो पहले से ही पैरेललोग्राम है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे दिया नाम बी, इसको नाम सी लिख दिया और इसको डी दे दिया। अब कोई ओरिजिन है तो कह रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू दीज पॉइंट्स। तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या कहा गया? ए वेक्टर। इसको ज्वाइन किया गया तो क्या कहा गया बताओ? बी। इसको डी कह देते हैं। और इसको ज्वाइन किया गया इधर तो क्या कहेंगे इसको बताओ? सी वेक्टर, बी वेक्टर सॉरी। और इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको सी वेक्टर कह देंगे फिर, ठीक है। बस एक मिनट रुक जाओ। तो ये पॉइंट हो गया डी और इसको आपने कह दिया है बी वेक्टर, इसको आप कह देना सी वेक्टर। समझ पा रहे हो? आपको शो ये करके दिखाना है कि ये जो यहाँ पर फिगर बन रहा है, ये फिगर बेसिकली क्या है? एक क्या शो करना है इसको? पैरेललोग्राम शो करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या कहा कि अगर आप ये शो कर दो कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल,
ए बी वेक्टर, देखो अगर आपको ये शो करना है तो करना क्या होगा शो, ये देख लेते हैं। तो अगर मैंने किसी तरीके से ये शो कर दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर कर दिया एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये शो कर दिया तो हो जाएगा ना काम, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एटलीस्ट ये ए बी वेक्टर को निकालेंगे। तो आप किस ट्राइंगल को देखोगे, देखना है ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल को आप देखना, ये वाला थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, इसको सही करते हैं एक बार। आप इस वाले ट्राइंगल को देखना जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करना चाह रहा हूँ। इस वाले ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। मुझे चाहिए वहां पर ए बी आंसर में, ठीक है, ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर के लिए क्या लिखोगे बताओ, ए ओ वेक्टर लिखना पड़ेगा। अगर ए बी लिखना चाहते हो तो ए ओ लिखो और फिर क्या लिख दो, ओ बी लिख दो। अगर ए ओ लिखा ओ बी लिखा तो आंसर कितना आएगा, ए बी वेक्टर। अब ये है क्या, ए ओ अगर तुम देखोगे तो इट इज माइनस ए, कितना है ये, माइनस ए ओ वेक्टर कितना है, ए ओ वेक्टर इज माइनस ए, और ओ बी कितना है बताओ, ओ बी तो करेक्ट है, ओ बी कितना होगा बताओ, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो ये पहली चीज हमने लिख दी। अब हमें ये शो करना है कि ये वाली जो चीज है ये इसके पैरेलल है, तो अब इस वेक्टर को निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, डीसी वेक्टर निकालते हैं। अगर मुझे डीसी वेक्टर चाहिए तो बताओ क्या करना होगा फिर डीसी वेक्टर के लिए, तो आपको डी पहले चाहिए, तो डीओ लिखना पड़ेगा पहले। तो आप लिखोगे, देखो यहां से डीओ आपने लिख दिया, डीओ वेक्टर प्लस, तो डी ओ लिख दिया, अब ओ सी लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, डी ओ प्लस ओ सी वेक्टर। अच्छा अब बताओ, डी सी वेक्टर सामने लिख दिया, अब डी ओ जो है, डी ओ वेक्टर कितना होगा, डी नहीं होगा ये वेक्टर, ये कितना होगा, माइनस डी। तो माइनस डी, और ये कितना आ गया बताओ, ओ सी, ओ सी तो करेक्ट है, तो सी, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर ये आ गया, और ये कितना आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि ये दोनों तो इक्वल ही है कि आपस में, देखो रीड करो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये दोनों इक्वल है। दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि ये गिवन है, ये चीज गिवन है कि आपके पास दोनों वेक्टर इक्वल थे। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ गए फिर यहां से, डीसी के। दो वेक्टर्स अगर इक्वल है इस बात का मतलब क्या है, उनकी लेंथ भी सेम है एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी सेम है। समझ आ गई सबको बात। तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या हो गया यहां से, कि वो पैरेलल है। क्लियर है सबको ये मेरी बात, यस और नो, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आगे बहुत सिंपल है, वेक्टर सबसे ऐसा मान लो आप, अगर कंपैरेटिवली देखें ना, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मुश्किल है, नहीं आसान है इसके कंपैरेटिवली ना, जो आसान चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि जितना आसान डिफरेंशिएशन था, कि उसमें कुछ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, जितना आसान डिफरेंशिएशन है ये चैप्टर भी आपको उतना ही आसान लगेगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट है थोड़ा सा, ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो ये जल्दी जल्दी सोच पाओगे फिर। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, उनकी लेंथ भी सेम होती है और पैरेलल भी होती है। हमें सिर्फ पैरेलल चाहिए, तो हमने पैरेलल इसमें से उठा लिया। अब सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बोलो, मुझसे पूछो क्या कह रहे हो। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट उसमें चलना। अब मुझे ये BC वेक्टर को शो करना है कि BC वेक्टर बेसिकली किसके पैरेलल है, AD के या DA के। तो मैंने पहले BC वेक्टर को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए BC मुझे चाहिए तो BO लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा कितना बताओ, BO। तो BO वेक्टर लिखा प्लस कितना लिखना पड़ेगा बताओ, OC वेक्टर। अब आप मुझे बताओ जो BO है वो है क्या, ध्यान से देखो, BO। तो BO कौन होगा, B नहीं होगा, वो कितना होगा, माइनस बी। और OC तो चलो ठीक है, C वेक्टर ही है। फिर आप सेकंड उस पर आ जाओ, आपको चाहिए AD वेक्टर। BC लिखा है वैसे हमने, तो ABC लिखा है तो AD ही लिखना सही रहेगा। AD वेक्टर चाहिए अब हमें। AD बताओ, AD जो है, AD कैसे बनेगा, आप कहोगे पहले AO लिख लो और फिर क्या लिखोगे, DO। तो हमने लिखा AO प्लस OD, सॉरी OD प्लस OD लिखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही आपने लिखा दोनों मैच किया तो AD आंसर आ गया। अब AO कौन है बताओ, AO है माइनस A, और OD कितना है बताओ, OD है D वेक्टर। तो बताओ ये दोनों इक्वल होंगे क्या आपस में, कैसे कहोगे इक्वल है, D वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो अब देखो हमने C माइनस B चाहिए ना इसको, तो B को इधर भेज दिया। देखो इसी वाली जो ये गिवन था चीज, इस वाली चीज को तुम ऐसा भी तो लिख ही सकते हो। देखो D माइनस A वेक्टर, आपने D को लेफ्ट हैंड साइड भेजा और B को कहां भेजा, B को राइट हैंड साइड भेजा। तो ये वाली जो चीज थी, इसमें D को लेफ्ट में भेजा और B को राइट में भेजा, तो ये चीज आ गई। अब आपने ऑब्जर्व किया कि C माइनस B किस चीज के इक्वल है बताओ, D माइनस C के। तो हमें ये पता है ऑलरेडी कि ये दोनों चीजें इक्वल है। तो हमने क्या कहा, बिकॉज
इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी वजह से दोनों वेक्टर्स क्या आ गए, इक्वल। और अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल आ गए तो फाइनल आंसर क्या बन गया बताओ क्वेश्चन का, कि BC इज इक्वल टू AD वेक्टर। और जैसे ये इक्वल आए, इक्वल वेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं, पैरेलल तो होते ही होते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम करने की नीड नहीं है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। इसीलिए आपने क्या कह दिया कि दस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ। तो क्लियर है आपको आइडिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप इसको करो, मैं एक बार RD शर्मा लेके आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको करो जल्दी जल्दी से। तो ये वाला हमने कर दिया 9th 10th अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? अगला वाला हो गया कि किसका हुआ बताओ? हो गया, गुड। ठीक है, ये नोट डाउन तो हुई क्या होगा सबसे, है ना? इसको कर ले कि नोट डाउन हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है यार, इधर ले जाना पड़ेगा इसको। तो देखते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेन और शो दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। देखो टाइम हो गया, तो देखेंगे बोर्ड पर सब बच्चे, आपके पास गिवन है कि कोई प्लेन है, ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है किसी प्लेन के ऊपर है, ये बात गिवन है हमको। तो अगर ये बात गिवन है तो देखेंगे जरा सब बच्चे बोर्ड पर, हमने ऐसी देखो पांचों के पांचों पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर होना शायद नेसेसरी है, अदरवाइज ये होगा नहीं फिर, है ना? तो ABCD नहीं, AB और फिर क्या लिखा है PQR। तो देखते रहना बोर्ड पर, ये लिखा है P, ये लिखा है Q, ये लिखा है R 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन, और प्लेन के ऊपर 5 पॉइंट है। शो दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स, AP वेक्टर का सम चाहिए इसको, है ना? तो थोड़ा सा दूर दूर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखना इस तरीके से बनाना कि डायग्राम थोड़ा बन सके आपसे। तो ये हो गया AP वेक्टर, तो ध्यान से देखेंगे, सम कह रहा है AP वेक्टर प्लस AQ वेक्टर प्लस AR वेक्टर, कितना सम कह रहा है बताओ इसका? प्लस PB वेक्टर प्लस QB वेक्टर और प्लस RB वेक्टर, इसका सम उसको चाहिए 3 टाइम्स ऑफ AB। तो सब कुछ AB में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये AP वेक्टर है, ठीक है? अब AP देखो, आप ये ऐसे रियलाइज करो कि अगर ये AP है, यहां से सिंबॉलिकली देखते हैं, डायग्राम से ये चीजें कभी नहीं देखते। AP लिखा है, इधर लिखा है PB, तो AP प्लस PB, बताओ जरा एडिशन कितना होगा? AB होगा। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया और AB लिख दिया, और चाहिए भी AB में आंसर, आप रियलाइज करो AB में ही चाहिए आंसर। फिर उसके बाद आपको AQ और QB दिखाई दे रहा है ना? AQ और QB दिखाई दे रहा है। अगर AQ और QB होगा तो कितना आंसर आएगा? AB। अच्छा फिर तो यार इसमें कुछ है ही नहीं, तो प्लेन में होना भी नेसेसरी नहीं है, फिर तो प्लेन में ऐसे ही लिख दिया उसने। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो प्लेन में होना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो आपको वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन का लॉ सिखाया गया है, वो कभी नहीं कहता कि वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए, ऐसा करके कुछ नहीं कहता वो। आपके पॉइंट्स कहीं भी हो, किसी भी अलग अलग प्लेन्स में हो, तब भी वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन लग सकता है, प्लेन में होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन करेंगे सब लोग इसको करने के बाद। डायरेक्ट है, ये क्वेश्चंस आसान है, लेकिन इससे ही हमको थोड़ा सा वेक्टर्स की नॉलेज होती है। अभी हम देखो, आप रियलाइज करो, एक क्लास 1.5 घंटे से हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर अभी तक लिखा नहीं एक बार भी कि वेक्टर होता क्या है, कैसे उसको 3D प्लेन में हम ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ कि वेक्टर की ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो वेक्टर अभी तक लिखा नहीं हमने कि वेक्टर दिखता कैसा है, अभी हम बस उसी के बेसिस पर काम कर रहे हैं। कितना आ रहा है? आ रहा है किसी का? 0 आ रहा है? 0 जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, 0 इज करेक्ट। आगे 0, बस ठीक है। फिर तो देखो आप बोर्ड पर, देखो वैसे ना एक और चीज है, सेंटर किसी रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है? देखो सेंटर का मतलब ये है, सुनेंगे सब लोग, रेगुलर हेक्सागन के सेंटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे 6 के 6 वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पर हो। मैंने क्या कहा? सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज अ पॉइंट जिससे 6 के 6 वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो बेसिकली अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं ना, एक सर्कल इस तरीके का मैं ड्रॉ करूं जो कि इसको सर्कमस्क्राइब, क्या करना चाह रहे हो तुम लोग, जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो। देखो इधर बोर्ड पर एक ऐसा सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, उस सर्कल का सेंटर ही सेंटर ऑफ हेक्सागन बनेगा। इससे अगर आप किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस निकालेंगे, वो वर्टेक्स की डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। जो भी आएगी वो तो हमें ज़रूरत नहीं है शायद उसकी, इक्वल ज़रूर आएगी। तो अब ये आपका सेंटर है। अब देखो जैसे सबसे पहली चीज़ क्या आएगी आपके मन में कि भाई सेंटर है। देखो इधर सब लोगों ने बोर्ड पर देखना है। मुझे आप ये बताओ कि अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको देखने से क्या, सबसे पहले आप ये कहोगे कि ये डायमीटर क्यों है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप, वाई इट इज़ अ डायमीटर, ये सबसे पहले आपको बताना होता है। तो ये सेंटर इधर क्यों इधर आ सकता है क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका लॉजिक कुछ तो देना होगा, बिना लॉजिक दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, डायमीटर नहीं है वो तो मैंने उन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन किया। देखो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ये किसने कहा कि डायमीटर? हो सकता है सेंटर बगल में हो, ऐसे पास कर रहा हूं, तो रेगुलर है तो उसके लिए भी कुछ लॉजिक देना होता है। सेंटर से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है वो हर एज तक इक्वल होगा। हाँ, तो डिस्टेंस तो यहाँ से भी इक्वल आ सकते हैं ना, जैसे ये ज्वाइन किया आपने, इधर भी ज्वाइन किया, तो डिस्टेंस भी सेंटर टू उसके जो एजेस है, अगर वो लाइन ज्वाइन करेगा तो रेगुलर हेक्सागन है, तो सर वो सारे डिस्टेंस बराबर होगा। तो हाँ। जब वो एजेस को हम ज्वाइन करके सर्कल बनाएंगे, वो उसके रेडियस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो सारे डिस्टेंसेस बराबर है। हाँ, ये लॉजिक देना ठीक रहेगा, है ना। जैसे लॉजिक क्या दिया जा रहा है, देखो लॉजिक ये दिया जा रहा है कि सर्कल पहले नहीं था, जैसे सर्कल नहीं था पहले, आपने क्या कहा, देखो इधर ध्यान से मेरे पास सुनेंगे, ध्यान से, कुछ लॉजिक इस तरीके का देना होगा कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैं इसको सेंटर कब कह रहा हूं, जब मैंने इसकी डिस्टेंस देखी, जो भी डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस इसकी भी आए, वही सेम डिस्टेंस इसकी भी आए, वही सेम डिस्टेंस इसकी आए, और वही सेम डिस्टेंस इसकी भी आए, और वही सेम डिस्टेंस इसकी भी आए। अब मैंने एक सर्कल लिया जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस हेक्सागन को, रेगुलर हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो आपके पास सेंटर अभी नहीं पता आपको, लेकिन आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री पर 6 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस, इससे भी इक्वल डिस्टेंस, सबसे इक्वल डिस्टेंस। तो दैट मींस ये सेंटर रहा होगा उस सर्कल का, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो अब ये सेंटर आ गया, तो ये लाइन क्या बन गई फिर आपके लिए बताओ, डायमीटर बन गई। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, अब डायमीटर तो आ गया, अब क्या करना है बताओ, सारे उनका ऐड करना है ना। तो A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, F लिखा है, इन सभी वेक्टर्स का ऐड करना है। तो कैसे करें हम, जैसे अगर मैंने इसको A वेक्टर कहा, अगर मैंने OA वेक्टर को A वेक्टर कहा, OD वेक्टर को कितना कहोगे आप? तो उल्टा डायरेक्शन है, 180 डिग्री का शिफ्ट है, उधर OA ऊपर है, ये 180 डिग्री नीचे है, तो ये -A बनेगा। अच्छा, अगर आपने इसको B वेक्टर कहा, OB को, तो ये वाला वेक्टर 180, देखो हमने हाथ से बनाया डायग्राम इसलिए नहीं लग रहा है, बट ये एक्चुअली ये डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर ये -B होगा। अच्छा, ये अगर C वेक्टर है तो ये -C होगा, और सभी वेक्टर्स का एडिशन करेंगे,
सभी का एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। भैया यही शो करना था, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम ये नहीं शो कर पाते हो तो तुम्हें किसका कॉन्सेप्ट लेना होगा फिर, एंगल्स का। एंगल के हिसाब से, हाँ एंगल बाइसेक्टर से, हाँ थोड़ा तेज बोलो, क्या कह रहे हो? एंगल बाइसेक्टर पर आएगा, अच्छा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ऐसा कह रहे हो तुम? हाँ आ तो जाएगा वैसे, लेकिन ऐसी कोई थ्योरम मुझे तो ध्यान नहीं है, बट हाँ आ जाएगा, शायद आ जाएगा उससे भी, ठीक है। अच्छा वैसे तो हाँ और की लेंथ सेम है, एंगल सब ठीक है, चलो करेक्ट है भी। तो सारे वेक्टर्स का, सारे एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो सारे एंगल्स का सम जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं ही करा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इसी चीज को क्या कहा जाता है, हेडिंग डालेंगे सब लोग, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहीं पर पढ़ लेते हैं इसको, हालांकि आगे चलकर आपको इसको दोबारा से मैंने लिखवाना है, बट ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ही प्रूफ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हमें काम करना है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ही प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो अब जरा सब लोग बोर्ड पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें इसको डील करना है। हेडिंग सबने लिखनी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, हेडिंग लिखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, हेडिंग लिखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब देखो क्या होता है, तो सबने बोर्ड पर ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर हैं, आपने उन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड लिख दिया। कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, ऐड किया, मैग्नीट्यूड ले लिया, तो होता क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में ये होता है कि इट इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस। अगर आप इन वेक्टर्स का इंडिविजुअल मॉड्यूलस लेते हो उससे छोटा आता है, और बिगर किससे आता है बताओ, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसा आएगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार बाई चांस ये नेगेटिव हो सकता है। ये देखो ऐसा भी तो हो सकता है, इसके मैग्नीट्यूड में से इसको माइनस कर रहे हो, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे तो नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ही बड़ा होता है। जैसे मान लो नेगेटिव आ गया, फिर तो इस इनइक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव से तो वैसे भी बड़ी होती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि अगर आप इसका मॉडुलस भी लोगे, अगर आप इसका मॉडुलस भी लोगे, स्टिल ये जो क्वांटिटी है ये इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव वाले से भी बड़ी आएगी, नेगेटिव भले आ रहा हो, मॉडुलस लेने के बावजूद वो बड़ा आएगा। तो ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब इसी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को जो है हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है, और जब हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो प्रूफ हो गई हमारी, ठीक है। अब सबने बोर्ड पर देखना है, इस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लिख दी क्या आप लोगों ने ट्राइंगल इनको लिख दो फटाफट से, फिर कर रहे हैं आगे, फिर होएगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट तक पहुंचना है मैं आज। चलो अब करें स्टार्ट प्रूफ के साथ। तो सब ने अब बोर्ड पर देखना है, देखो इधर सबसे पहले यही शो करने को क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड इससे बड़ा क्यों आएगा। तो देखो इधर जरा मुझे ये बताओ, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं। हमने ये मान के चला कि लेट ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोलिनियर हो, तो हो सकता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो हमेशा क्या बनेगा, ए बी सी से बताओ, ए बी सी से क्या बनेगा बताओ, ट्राइंगल। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ए बी सी को ज्वाइन करने से हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा। अब आपने क्या किया, आपने नाम रखना स्टार्ट किया। जैसे आपने क्या कहा, जैसे इस वेक्टर को हम नाम देते हैं, ये जो वेक्टर है बी सी वेक्टर, इसको कह देते हैं कि इट इज़ ए वेक्टर। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, किसी को भी कुछ भी नाम दे रहे, इसको ए वेक्टर कह दिया। अब आप बताओ जो सी ए वेक्टर होगा उसको क्या नाम दोगे आप, सी ए वेक्टर को आप नाम दोगे बी वेक्टर। अब ये वाला जो वेक्टर है देखो बी सी सी ए, बी सी सी ए, तो आंसर कितना आएगा बी ए। तो जो बी ए वेक्टर होगा उसको क्या नाम दोगे आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो नाम दोगे ना। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर
इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। ये हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हैं। अब बी सी वेक्टर क्या है भाई? बी सी वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, और सी बी वेक्टर, सी ए वेक्टर कितना है बताओ? बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए, ऐसा आ गया। अब मुझे ये शो करना है, मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है। तो अब कौन बताएगा कि मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? क्योंकि ये तो हमने बस ऐसे ही लिख दिया कि ये साइड ये है, ये साइड ये है, ये साइड ये है। मैग्नीट्यूड का क्या करोगे आप? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड। तो देखो, जैसे आपने क्या कहना है, वी नो, हम किस बात को जानते हैं? वी नो इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज बिगर देन थर्ड साइड। हम इस बात को जानते हैं, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने एक साइड लिखी ये साइड है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसकी लेंथ, और दूसरी साइड को लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ टू साइड्स हो गए ट्राइंगल के। तो किससे बड़ी आएगी बताओ? ये थर्ड साइड से। तो दिस क्वांटिटी विल बी बिगर देन, और इज इक्वल, बिगर देन आएगा फिलहाल तो, और क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हुए हैं। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो क्या आएगा? ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली बिगर आएगी, इक्वल भी नहीं आ सकती। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड। तो दैट मींस इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ में अगर इसकी लेंथ ऐड कर दी तो ये क्वांटिटी हमेशा उससे छोटी आएगी, ये दोनों का सम बड़ा आएगा। तो ये हमने लिख दिया। समझ आ रही सबको मेरी बात? बोलो, ये बात क्लियर है? अब ये नॉन कोलिनियर के लिए क्लियर है। अगर कोलिनियर होगा फिर क्या होगा, तो उस पर अब आप सेकंड केस करते हैं। तो कोलिनियर पर कौन बताएगा क्या होने वाला है? इक्वालिटी जैसे एम जीएम इन इक्वालिटी थी, वो भी ऐसी होती थी कि जब एलिमेंट्स ही इक्वल हो जाए तो एम और जीएम सेम आते थे। वैसे सेम है ये कि इस केस में अगर ए बी सी कोलिनियर है भाई, अगर ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं बी कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ए बी सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं अगर, तो ठीक है, आ जाएगी। चलो फोन बाद में चलाना, फोन रख लो बैग में, आदत पड़ गई है। ठीक है, अभी वार्निंग तो दिखा रहे हैं, देखो ये बारिश की ना। तो आज कोई डाउट तो नहीं ना क्लास? घर चले जाना, बारिश होने के चांसेस अभी भी हैं थोड़े से। हाँ, मेरे को भी लग रहा है आप छुट्टी पढ़ ना जाए कहीं। तो कोई नहीं, जेई का पढ़ लेंगे ना हम, तब तक कोनिक सेक्शन पढ़ लेंगे। अगर छुट्टियाँ फॉर्मली, हम लोगों की छुट्टियाँ वैसे यही है, मैक्सिमम चांसेस यही है, क्योंकि इवन अगर पेपर की डेट चेंज हो गई ना, वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। वो लोग ऐसा कहेंगे कि हम आज कितनी देरी 8 तारीख, तो वो कहेंगे 8 से 12 छुट्टी है। अब 8 से 12 तक हम वेट करेंगे और फिर वो 12 के बाद फिर से एक्सटेंड कर देंगे छुट्टी को। तो वो उसका कुछ आइडिया नहीं है वैसे। हालांकि कम चांसेस है कि वो हो। स्कूल्स वैसे मैक्सिमम स्कूल से हमने बात कर ली है, वो कह रहे हैं शेड्यूल वही रहेगा, मैक्सिमम तो यही कह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो लोग करते हैं, फिर पता चलेगा। तो देखो तो अब फाइनली देखो इधर, जब हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे तो उस टाइम पर सोचो ए बी प्लस बी सी सच में ही ए सी के इक्वल आता है ना। अगर एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं तो ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी किस चीज़ के इक्वल आता है बताओ? ए सी के इक्वल आता है। तो बस वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखना इधर ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो ए बी प्लस बी सी किस चीज़ के इक्वल आएगा बताओ? ए सी के। अब इसके बाद बताओ ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है? उस अगर ए बी की देखी जाए, हम लेंथ देखें तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मैंने लिखा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसमें नेम उस अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे जो हमने पहले लिए हुए थे, है ना। तो हमें चाहिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जो है वो पहले बी लिखना चाहिए फिर हमको। तो देखना इधर ध्यान से, पहले मैंने लिखा बी सी ए लिखा मैंने। अब हम काम करते हैं फर्दर। तो बताओ क्या होगा अब यहाँ पर से? बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना आएगा? ए बी लिख दें। तो देखो अब सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। देखो इधर बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी। बी सी जो है उस वेक्टर को नाम हमने दिया ए वेक्टर, सी ए वेक्टर को नाम दिया बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या था? ए बी वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेंथ है हालांकि है तो मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, तो मॉड्यूलस आपने लगा दिया तो ये क्वांटिटी उसके इक्वल आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो वो होती है इनइक्वालिटी जो यहाँ पर लिखी गई है। नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी है, कोलिनियर पॉइंट के लिए इक्वल टू है। इसीलिए इन जनरल क्या कहा जाता है? इन जनरल ये कहा जाता है, इन जनरल ये बात कही जाती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। तो याद रखना इसमें, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इक्वल आता है, अदरवाइज हमेशा लेस होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से हमेशा लेस होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बोलो नहीं अंशुमन, करें आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी लिखो क्योंकि तीनों पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। हमने अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर दिया है, फर्स्ट पार्ट डन है। अब सेकंड पार्ट पर हमको आना है। तो कौन बताएगा सेकंड का प्रूफ? यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट चाहिए सेकंड का प्रूफ। बोलो। देखो इस इनइक्वालिटी को मान लो कि इट इज अ रिजल्ट, इट वर्क्स फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी। कोई भी वेक्टर हो कैसा भी हो, ये तो हमेशा होता ही है। अब सेकंड बनाना है, इससे कैसे बनाओगे? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो क्या करोगे? नहीं, इस देखो ऐसा नहीं कह सकते, इसमें चेंज होगा, इसका और इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन यहां नहीं होगा अलग। तो b को किससे रिप्लेस करें? माइनस बी से। तो अगर b को माइनस बी से रिप्लेस किया तो यहाँ तो फर्क पड़ गया, बट यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन इसका मतलब वो नहीं ना, a माइनस बी का मतलब अलग था ना। जैसे a माइनस बी को अगर आप देखोगे तो जब हमने इसको बनाया था ये रहा, तो देखो ये वेक्टर a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, इन दोनों का लेकिन अलग अलग नहीं है, इन दोनों का बिल्कुल सेम है। समझ आ रही बात? तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो ये जो इनइक्वालिटी है इट वर्क्स फॉर ऑल वेक्टर्स। तो मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये वाली जो इनइक्वालिटी इट वर्क्स फॉर ऑल वेक्टर, सो इट शुड वर्क फॉर माइनस बी ऑल्सो। तो माइनस बी के लिए अगर ये वर्क करेगी तो ये क्वांटिटी बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब माइनस बी सॉरी। और इधर जो है माइनस बी आएगा, बट बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम होता है इसीलिए राइट हैंड साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ जो है वही राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में बी की जगह बस आपने क्या रिप्लेस कर दिया? माइनस बी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, कर सकते हैं आगे। ऑल राइट, अब ये सेकंड वाला पार्ट में डायरेक्टली मान रहा हूं कि हो गया है रिप्लेसिंग बी विद माइनस बी। सेकंड पार्ट तो अगर आप रियलाइज करो मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी में भी नहीं लिखा क्योंकि वो कोई रिजल्ट नहीं है, वो तो इसमें माइनस बी लिख दोगे तो आ ही जाएगा। अब थर्ड पार्ट जो है वो रिजल्ट है, उसमें इवन मॉडुलस भी आप लगा दो, इसी वो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाली चीज है, इवन आप यहाँ मॉडुलस भी लगा दो तब भी ये रिजल्ट वर्क करेगा। अब इसके ऊपर काम करते हैं फर्दर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट पर हम चल रहे हैं और थर्ड पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सब बच्चे बोर्ड पर, अब थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं मेनली, तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो मेरे पास अगेन क्या है, अभी दो सिचुएशन बनेंगी कि कोलिनियर थे नॉन कोलिनियर थे। अगर कोलिनियर होंगे तो बात की बात है, पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर आगे की बात हम करेंगे। तो ऐसे देख लो आप,
तो ये हमने यहाँ पर लिखा और हमने कहा कि लेट ए बी सी बी नॉन कोलिनियर पॉइंट, और ये सब बातें लिख दी। अब हमें a प्लस बी से वैसे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं कि हमने क्या किया, देखो हमें b वेक्टर से लेना देना नहीं, हमें इस बार माइनस b से लेना देना है। तो हम इस a पॉइंट को ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, b का उल्टा ले लेंगे। जैसे ये b a वेक्टर है तो ये b वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में अगर सेम लेंथ पर मैं गया तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। इस वाले को नाम दे देते हैं डी पॉइंट, इसको क्या नाम दे देते हैं, डी। अब ये वाला वेक्टर जो है वो वेक्टर कितना आएगा बताओ। अच्छा एक मिनट है, इसमें माइनस ही लिखा हुआ। अच्छा वैसे यार देखो मैं तो ये प्रूफ करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है तो अभी फिलहाल इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसमें b की जगह माइनस बी रख देंगे तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। इसको प्रूफ कर लेंगे, दूसरे वाले को ही कर रहा हूँ प्रूफ। जो यहाँ लिखा है ना ट्राइंगल इनइक्वालिटी में, ये लिखा ट्राइंगल इनइक्वालिटी में a प्लस बी को इससे बड़ा कहा गया है, वहाँ a माइनस बी है। तो फिलहाल इसी को प्रूफ कर लेते हैं जो थर्ड पार्ट में है, और उसकी b की जगह माइनस बी रख लेंगे तो वो भी प्रूफ हो गया। अब ध्यान से सुनना जरा सब लोग, ये ऊपर वाला तो लिख लिया ना आपने पूरा, ये लिख दिया ना सबने, ठीक है, ऑल राइट। अब आगे बढ़ रहे हैं और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा ये b वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस बी। अब मैं इससे इधर ज्वाइन कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इससे इधर ज्वाइन करूंगा ये वाला वेक्टर, अब नेम से आपको सोचना होता है, ऐसे नहीं कि डायग्राम से सोच रहे हैं। आपने कहा बी सी प्लस सी डी वैक्टर शुड बी इक्वल टू कितना, बी डी वैक्टर। तो आप बताओ बी सी वैक्टर है क्या, बताओ ए, और सी डी वैक्टर कितना है माइनस बी, तो किस चीज के इक्वल आ गया, बी डी वैक्टर के इक्वल आ गया। तो ये जो वैक्टर है ये ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर है। अब कौन मुझे बताएगा कि वो वाली इनइक्वालिटी कैसे प्रूफ होगी। तो मुझे ये शो करना है कि इसकी जो लेंथ है वो इन दोनों के लेंथ के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा। तो दो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज होती हैं, पहला तो ये होता है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड। इसके अलावा एक और होती थी, दोनों याद होनी जरूरी है, ये बहुत यूज होती हैं। तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड। एक और इनइक्वालिटी होती है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो एक तो है सम के ऊपर कि दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। दूसरा क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो मैंने क्या कहा, हम ये जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस लो। अब मैं वो जो डिफरेंस है ना वो इन दोनों का ही ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने डिफरेंस लिया ए वेक्टर के लेंथ का, और बी की लेंथ जो है उसको आपने कैसे लिखना, ऐसे माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपने लिखा एक साइड, ये दूसरी साइड लिखी। अब जरूर थोड़ी कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, उल्टा भी हो सकता है। तो डिफरेंस वर्ड का मतलब है कि आपको क्या लेना चाहिए उसमें, मॉड्यूलस। कौन बड़ा है इस बात की गारंटी हमको नहीं है, तो आपने यहाँ पर मॉड्यूलस लिखा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज बिगर देन, आप क्या कहोगे बताओ, थर्ड साइड नहीं, बिगर नहीं, स्मॉलर। इट इज स्मॉलर देन थर्ड साइड, और थर्ड साइड का नाम क्या है इस बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब आप कहोगे कि यार माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नीट्यूड बी का भी होता है, बिकॉज माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होता है। इसीलिए आपने अगले स्टेप में क्या लिख दिया बताओ, यहां पर ऐसे लिख दिया। तो क्या ये लिखना ठीक रहेगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब जिस केस में कोलिनियरिटी होगी उस केस में भी ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो प्रूफ करना है जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में लिखा है, इसी सेम इनइक्वालिटी में माइनस बी रिप्लेस कर दो तो वो प्रूफ हो जाएगा जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। कोलिनियरिटी भी चलो लिख ही लेते हैं अगर इतना कर ही लिया है। तो लेट ए बी सी B2 B3 कोलिनियर पॉइंट्स, A B C B3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर ये तीन कोलिनियर पॉइंट है तो इस बार ऐसे लिखते हैं B C और D। तो B C एंड D ये हमने लिखा, इसको कहा A वेक्टर, इसको, अच्छा ये अभी लेस आया था, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में इक्वल टू भी लिखा हुआ है ना, तो हम इक्वल टू के बारे में बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो सी डी वेक्टर को हमने कितना कहा था, फिलहाल के डायग्राम नोटेशन के अकॉर्डिंग जो पिछला नोटेशन था उसको कितना कहा था, माइनस बी। तो सी डी को माइनस बी कहा गया।
तो आपने क्या करना है, BD के बारे में बात करनी है। तो आप वैसे ही सोच लो कि अगर किसी ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, देखो सब लोग बोर्ड पर, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर अगर कोई करेगा तो BC प्लस CD किसके इक्वल आएगा? देखो BC प्लस CD तो किस चीज के इक्वल आएगा? वो BD के। तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर किस चीज के इक्वल आएगा? BD वेक्टर के, है ना। अच्छा नहीं, वैसे वेक्टर्स क्यों मैं सोच रहा हूँ, लेंथ की बात करते हैं। BC वेक्टर का लेंथ प्लस CD वेक्टर का लेंथ, BC वेक्टर का लेंथ प्लस CD वेक्टर का लेंथ किस चीज के इक्वल आएगा बताओ? टोटल BD वेक्टर के लेंथ के इक्वल आएगा। अब BC कौन था भाई? वो था A वेक्टर। फिर यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो आएगा वो, अच्छा माइनस नहीं आएगा, है ना। हाँ तो वहां फंस जाएंगे फिर हम। अब BD जो होगा, अगर BD की लेंथ चाहिए, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार लिखता हूं मैं पहले, तो ये चीज तो ये आएगी, अगर देखा जाए तो ये चीज तो यही आएगी, इसकी लेंथ जो है वो वही सेम है। अब BD की जो लेंथ है ना, BD की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे A वेक्टर की लेंथ, अच्छा नहीं, वो BD की ही लेंथ निकलेगी यार, यहाँ से ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। हमने क्या लिखा देखो, ठीक है। तो इसको ना ऐसे वेक्टर्स, देखो इधर, सबसे पहले देखो इधर, सब लोगों ने बोर्ड पर देखना है। अगर मैं आपसे डिमांड करूं कि BD जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे जितना BD वेक्टर होगा, BD वेक्टर की जो लेंथ होगी वही BD लाइन सेगमेंट की क्या होगी? लेंथ होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसा। BD जो लेंथ है, BD लेंथ जो है उसको लिखा जा सकता है कि BD वेक्टर की लेंथ है ये, BD वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। तो BD वेक्टर क्या है भाई? BD वेक्टर को आप लिखोगे BC प्लस CD वेक्टर। तो मैंने क्या लिखा, BD वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखी? BC प्लस CD, और BC क्योंकि A था और CD क्योंकि B था माइनस का, तो इसीलिए वहां पर माइनस आया। तो ये समझ आ गया आपको कैसे लिखा मैंने? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, देखो ऐसे इसके अलावा जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी, वो वैसे इक्वल वाली जो है वो मेरे हिसाब से डायरेक्ट आ जानी चाहिए कि आपने ये टोटल लेंथ निकाली है। अब इस लेंथ में से, ध्यान से सुनना, एक लेंथ है ये वाली, इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं। जब इस लेंथ को इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो जाके आता है BD टोटल। और आपने क्या किया हुआ है, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो कि एक लेंथ है, आपने उसको दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या ये लेंथ इससे छोटी आएगी? यार छोटा तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं, हमें इक्वल चाहिए था ना। इक्वल आ भी सकता है ये, इसके इक्वल कब आएगा ये इसके? एक काम करते हैं, थोड़ी देर में सोचते हैं, एक बार मेरे को डॉट प्रोडक्ट करने दो, इसके बाद एक बार इसको लिख लो फटाफट से, टाइम थोड़ा कम है। एक बार इसको लिख लो और कोलिनियरिटी का जगह छोड़ देना, उसको कल डिस्कस करते हैं दिमाग लगाकर। एक बार उसको छोड़ दो कोलिनियरिटी को, और आगे बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, ये यहां तक लिख दिया आप लोगों ने, तो ये कोलिनियरिटी के लिए 3 लाइन छोड़ दो, तब मैं डिस्कस कर लूंगा। एक बार मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, तो फटाफट से आपको आगे देखना है और बात करनी है। तो देखो इधर, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर को अब हमें पढ़ना है कि किसी वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस पर जब मैं CBSE बोर्ड में था तो उस टाइम पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उस टाइम पर आया करता था। वो मतलब ऐसा था कि वो एक बार मैंने सीख लिया था, फिर मुझे कभी उसको रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ी। 1 नंबर का क्वेश्चन आज भी मुझे लगता है कि आने के चांसेस होंगे, मैंने देखा तो नहीं हालांकि पेपर्स, बट मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आपको। तो देखना इधर ध्यान से, अगर कोई वेक्टर है A वेक्टर, ध्यान से सुनना और समझना, हम यहाँ पर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी वेक्टर को अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो होता क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे एक वेक्टर है A वेक्टर,
अगर आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो होगा क्या कि 0.5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। डायरेक्शन इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बस लेंथ में फर्क होता है। लेंथ अगर इसकी कुछ है, मान लो 2 है, तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी, आधी हो जाएगी। तो दोनों के लेंथ में क्या फर्क होगा, अगर ये 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। अब जैसे ये ए वेक्टर क्या था, इस डायरेक्शन में था, ये ए वेक्टर क्या था, इस डायरेक्शन में था, और ये बी, अब आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी लोकेशन इसके नीचे आएगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि अगर ये माइनस ए वेक्टर है, अगर आप इसको यहां पर भी लिखोगे तब भी माइनस ए वेक्टर होगा, यहां पर भी लिखोगे तब भी माइनस ए होगा, यहां भी लिखोगे तब भी माइनस ए ही है। तो कहीं भी हो ये वेक्टर, अगर इसकी और इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन में बस माइनस साइन का फर्क है, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा और इसका डाउनवर्ड होगा। समझ आ गई सबको बात। अब 1 नंबर का वो क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड में आता ही था मेरे टाइम पर, अब अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि आता है नहीं आता, बट आ ही जाता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो सिलेबस से हट जाएगा, वो तो बेसिक चीज़ है। तो सुनना, तो कहा क्या जाता है, क्वेश्चन क्या आता है सीबीएसई बोर्ड में कि एक वेक्टर आपको लिख के दे देगा। जैसे अभी तक हमने वेक्टर्स को लिखना कहीं भी नहीं सीखा, तो एक वेक्टर वो आपको लिख के दे देगा कि लेट अस से ये एक वेक्टर है। लिखने का क्या मतलब है, लिखने का मतलब वो ऐसे लिख के दे देगा कि एक वेक्टर है भाई, ये जो बोर्ड पर लिखा है ऐसे करके। हालांकि आपको फिजिक्स से पता है कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो, बट ऐसे करके उसने एक वेक्टर को लिख के आपको दे दिया है। अब अगर एक वेक्टर लिख के दे दिया तो वो कहेगा कि फाइंड आउट अ न्यू वेक्टर, वो कहेगा फाइंड आउट अ न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में आपको एक नया वेक्टर निकालने को कहेगा, बट उसकी जो लेंथ है वो लेंथ चेंज कर देगा। ऐसे कहेगा कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में 10 लेंथ का एक नया वेक्टर ढूंढ के बताओ। समझ आ गई सबको मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे ये ए वेक्टर की कुछ डायरेक्शन है भाई, इस वेक्टर की डायरेक्शन में 10 लेंथ का एक वेक्टर इसको चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कहना है कि यार इसकी क्या लेंथ थी। तो इसके लिए क्या यूज होता है, यूनिटरी मेथड यूज होता है। हम एक नया वेक्टर ढूंढ रहे हैं जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हैविंग लेंथ 10, तो कैसे ढूंढेंगे, आपने सिंपल सा प्रोसेस यूज करना है। अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के लेंथ से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अब एक यूनिट वेक्टर। जैसे आप समझ लो ए वेक्टर की कुछ सर्टेन लेंथ थी, 7 लेंथ थी, अब आपने उसी वेक्टर को उससे डिवाइड कर दिया तो अब उसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। जैसे इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ थी लेट अस से 2, आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ कितनी होगी, 1 हो गई। इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1/mod a से, तो जो इसकी लेंथ थी उसके ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसकी लेंथ कितनी है अभी फिलहाल के लिए, 1। हमें कितने लेंथ का वेक्टर चाहिए, 10 लेंथ का। तो अब इस वेक्टर, इसी लेंथ को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा और यही हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। तो जो वेक्टर चाहिए, जैसे हमें नया वेक्टर चाहिए था जिसकी लेंथ 10 हो और इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो कैसे निकलता है वो चीज, आपने इस वेक्टर को लेना है, इसी के लेंथ से डिवाइड करना है। लेंथ कैसे निकाली जाती है वो थोड़ी देर में पढ़ाया जाएगा, बट एक जैसे अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं तो आप ऐसा, आपको रियलाइज होगा कि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई क्या किया। अगर आप इस चीज को देखोगे है क्या जो मल्टीप्लाई में लिखा है, ये नंबर क्या है बताओ जो मल्टीप्लाई में लिखा है, इसके साथ कांस्टेंट है ना एक, ये देखो 10 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन में कोई चेंज होता ही नहीं है। तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि MA is a vector having same support as A vector such that its magnitude is mod m times the magnitude of A vector। तो सेम सपोर्ट होता है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो पैरेलल सपोर्ट सेम होगा, डायरेक्शन बस उल्टी होगी। अब इसमें आपने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन भी सेम है, इसकी लेंथ भी 10 है और यही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। आगे सबको समझ में, ठीक है, लिख दो इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे, 20-25 मिनट रह गए, नहीं 20 नहीं, आधा घंटा है, आधा घंटा।
वैसे अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रह भी जाता है तो वो आपने थोड़ा बहुत तो किया हुआ है इसमें, है ना। डॉट कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं आपको आता है। आप क्या करना, बस कुछ क्वेश्चंस करके चले जाना इसके, वो हो जाएगा पेपर में आपसे। आपको क्वेश्चंस लेकिन करने होंगे, एनसीईआरटी उठा के क्वेश्चंस कर लेना डॉट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के, वो हो जाएंगे अगर नहीं होता है आज तो। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हो ही जाए, अब देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करें बात इस पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक टर्म है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, भले ही सिंपल चीज है, बट मान लो मुझे मीनिंग ही नहीं पता उसका, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए एक इनिशियल पोजीशन होती है, एक फाइनल पोजीशन होती है। अगर आपका वेक्टर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन रखता है तो किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कब कहेंगे, जब आपके वेक्टर का इनिशियल जो पोजीशन है, जहां से वो वेक्टर स्टार्ट हुआ, वो वेक्टर कौन होना चाहिए, ओरिजिन। अब अगर 2D वेक्टर है तो 0,0, अगर 3D है तो क्या होगा ओरिजिन बताओ, 0,0,0। तो 0,0,0 अगर इनिशियल पॉइंट है और फाइनल चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल पॉइंट जिस वेक्टर का 0,0,0 होता है उसको क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। अब दूसरा वाला रहने दो, दूसरे वाले की कोई नहीं, वैसे लिख सकते हैं। देखो अगर आप जैसे अगर हम बात करें ये AB वेक्टर लिखना है किसी को, कैसे लिखेगा वो AB वेक्टर बताओ। AB वेक्टर अगर उसको लिखना है तो कैसे लिखेगा बताओ, AO प्लस OB, है ना, समझ पा रहे हो। AO प्लस OB से AB वेक्टर लिखा जा सकता है। तो अगर आपने AO किया तो क्या लिखना पड़ेगा इस वेक्टर को, -A। तो AO इज -A और OB इज +B, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा, B वेक्टर -A वेक्टर। नोट डाउन कर लो, कोई नहीं देखने के बाद। जल्दी से लिखो। ठीक है, लिख दिया सबने यहाँ तक। ऑल राइट, बस अब बोलो नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे ध्यान सा नहीं है कि मैंने क्या लिखा हुआ था इसमें, बट अभी देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लिख दो फटाफट से, लिखो लिखो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेक्शन फॉर्मूला है, इसको पढ़ने की मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ये सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स में पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहता है। तो वेक्टर्स में क्या मतलब है इसका आप समझना। जैसे इधर सोचो, देखो इधर लेटस से ए एक कोऑर्डिनेट है और ये इसको अब से मैं क्या कहूंगा, इसको अगर आप ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये 3D है, ऐसा नहीं कि 2D है, ये 3D में काम करेगा। ये एक वेक्टर है, OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, m/n के। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स आपके पास है, पोजीशन वेक्टर OA एंड OB, उन दोनों से ज्वाइन होने वाली लाइन AB, लाइन कहो या वेक्टर कहो, इस वेक्टर को दो पोर्शन m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ढूंढना। तो मेरे को क्या ढूंढना है, OP वेक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है बोलो, OP वेक्टर। OP वेक्टर इज अ पॉइंट कि जो इज अ वेक्टर जो हमें ढूंढना है। तो ध्यान से सुनेंगे। आपने सबसे पहले लिखा AP अपॉन PB गिवन कितना है, AP अपॉन PB कितना गिवन है, m/n गिवन है।
तो AP और इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो n टाइम्स ऑफ AP क्या कितना आ जाएगा बताओ? m टाइम्स ऑफ P लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ P भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, हमें इस AP के बारे में पता है और PB के बारे में पता है। अब ये जो है ये तो डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में आपने बात कही है कि n टाइम्स ऑफ AP और m टाइम्स ऑफ PB जो है ऐसा है। अगर मैं वेक्टर्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनना जरा, देखेंगे सब लोग। अगर मैंने लिखा मान लो AP वेक्टर, सपोज ध्यान से सुनना, AP वेक्टर मैंने लिखा है, AP वेक्टर क्या PB वेक्टर के इक्वल है? बोलो, ऐसा किसी ने कहा आपसे? AP और PB जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन दोनों पैरेलल तो हैं, डायरेक्शन सेम है। आप A से P गए और वो P से B गया, तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना, एटलीस्ट सेम लाइन पर है ये लोग, तो डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो AP और PB इक्वल आ सकते हैं। बस आपको किससे डिवाइड करना होगा? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह करके डिवाइड करना होगा। तो आप बताओ, यहां से देखकर आपको क्या पता है कि इसकी जो लेंथ है उसको अगर n से मल्टीप्लाई किया जाए और इसकी जो लेंथ है उसको m से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आएंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स में किस चीज का फर्क था? बस लेंथ का, डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो अगर मैं इस वेक्टर को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी लेंथ आ जाएगी NAP। इस वेक्टर की लेंथ फिलहाल कितनी है बताओ? NAP। NAP इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। और उस PB वाले को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? M से। तो जैसे मैं इसको M से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आप बताओगे इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ आएगी MPB। PB नंबर मैं कह रहा हूं, PB इज अ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। MPB इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। तो MPB और NAP की क्या थे आपस में? इक्वल। तो दैट मींस ये दोनों चीजें तो आपस में इक्वल आएंगी। अब आपको AP को ना पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, मतलब आपको ये AP PB ये सब गिवन नहीं है। गिवन कौन है? A R B। R ढूंढना है, B और A गिवन है बस। तो देखो मुझे ये बताओ, AP लिखना है, तो AP को लिखने का क्या तरीका है? AO प्लस OP लिख सकते हैं, AO प्लस OP। तो जैसे आपने AP वेक्टर की जगह लिखा AO प्लस OP, तो क्या AP आ जाएगा? और PB की जगह कितना लिखोगे बताओ? PO प्लस OB ऐसा लिख दिया। अब मैं जानबूझ के चाहता हूं कि पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में चीजें आए। AO कितना है ध्यान से देख के बताओ? A ना AO तो A वेक्टर ही है। OP कितना है? -R है। अच्छा, AO -A लिखना पड़ेगा, है ना? तो AO तो -A भाई, और OP कितना है बताओ? R वेक्टर। और इधर बजाओ, PO कितना है? तो PO तो उल्टा है, देखो उल्टा है, तो यहाँ कितना आएगा? -R। और OB तो ठीक है, तो दैट मीन्स कितना आएगा? B वेक्टर। अब A और B वालों को राइट हैंड साइड भेजना है और R वाले को लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि R तो आपको ढूंढना है। तो देखना, n माइनस n प्लस m ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। क्या ये लिखना ठीक रहेगा? है ना? R वेक्टर की वैल्यू निकालनी, सिंप्लीफाई किया। R वेक्टर की वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू। R वेक्टर की फाइनल वैल्यू आएगी MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो दैट मींस यही सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, कोऑर्डिनेट्स कहीं भी नहीं लिखे हुए। हम ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है, एक नए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो कि इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपने क्या कहना है? m को b से मल्टीप्लाई कर दो, n को a से कर दो और डिवाइडेड बाय m प्लस n लिख दो। आंसर डायरेक्टली यही है जो ये लिखा हुआ है। समझ आ गई बात? तो ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि वेक्टर की टर्म्स में पता होना जरूरी है। देखो हमें 3D में पता है कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स होते ही नहीं हमारे पास, ऐसा ही कुछ यूज हो रहा होगा। ये पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो लिख दो जल्दी से। तो देखते हैं अगला वाला कौन प्रूफ करके दिखाता है। एक्सटर्नल डिवीजन आपको प्रूफ करके दिखाना है। डायग्राम बिल्कुल आपके सामने है और इसके बेसिस पर आपने एक्सटर्नल डिवीजन प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो क्या है इस बार आपको ये R वेक्टर जो ये OQ वेक्टर है ना, ये एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो अगर ये एक्सटर्नली कट कर रहा है तो ये ढूंढना है, गिवन A और B है। तो A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये टोटल लेंथ m है और ये टोटल लेंथ n है। ठीक है, ये Q लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट।
ये वाला जो पॉइंट है ये Q पॉइंट है। तो अब आप जरा दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने बच्चे ढूंढ पाते हैं। वैसे आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा? MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N, ये आंसर आएगा। बट एक बार ढूंढ के बताओ जरा, इसी प्रोसेस से जो हमने अभी किया, इसी प्रोसेस से जल्दी से सोच के बताएंगे। आप देखना कि देखो हमें इवन 3D का पता होता है कि क्या फॉर्मूला है, बट कुछ क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में जो लिखते हो ना, उनमें वो लगता ही नहीं है, उसमें यही जो बेसिक्स हैं वो लगेंगे। और अभी ये बिल्कुल NCERT चल रहा है, ठीक है। किसने कर लिया? हो गया, गुड, ठीक है। सिंपल सा है, देखो कैसे करना है डील। सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो QB वेक्टर जो आएगा वो n टाइम्स ऑफ QB वेक्टर आएगा m टाइम्स ऑफ QA वेक्टर के, ठीक है। नहीं वेक्टर नहीं, पहले लेंथ है वो वेक्टर नहीं अभी फिलहाल, अभी पहले लेंथ है वो, ठीक है। वेक्टर तो अभी आएगा। अब आपने क्या करा, देखो बोर्ड पर QB वेक्टर ये है, तो QB वेक्टर आपने ये लिख दिया। तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग, QB वेक्टर मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, QA वेक्टर को लिखा। तो देखो यार QB और QA दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल बना सकते हैं, है नहीं इक्वल। QB ये है, QA है, बट डायरेक्शन सेम होने की वजह से इक्वल बनाया जा सकता है, बस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की देर है। तो आप बताओ, लेंथ अगर सेम हो जाए तो काम हो जाएगा। इसको n से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको n से, तो n QB, क्योंकि m QA के इक्वल है इसीलिए दोनों वेक्टर्स इक्वल आ गए। अब जैसे ये इक्वल आए तो QB वेक्टर को लिखेंगे। देखो QB वेक्टर को लिखना है, क्या करते हैं बताओ, QO, क्या लिखते हैं QB को, QO प्लस OB। तो QO को कैसे लिखोगे बताओ, तो माइनस R, तो माइनस R प्लस B लिख दूं, और इधर कितना आ जाएगा बताओ, QA लिखना है, QA। तो QA कौन है, QA ये है। तो आप कहोगे पहले QO लिखो फिर प्लस OA कर दो। QA प्लस OA इज QA, तो आंसर आएगा माइनस R प्लस कितना, A वेक्टर। अब फाइनल आंसर बताओ, R वेक्टर को इकट्ठा कर लो, R वेक्टर को इकट्ठा करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस N प्लस M इज इक्वल टू MA माइनस NB। तो R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, MB वेक्टर माइनस N, MA वेक्टर माइनस NB वेक्टर, MA वेक्टर माइनस NB वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, M माइनस N। तो फॉर्मूला अभी भी बिल्कुल वही सेम है, अलग है तो गलत हो गया फिर कुछ, ठीक है, फॉर्मूला वही आता है। अच्छा नहीं, गलती ये है एक्चुअली, A इसको मान लिया ना, A नीचे वाले को मानते थे स्टार्टिंग वाले को। जैसे मतलब ये है कि A अगर आप इस, नहीं यार वैसे A ये लिखा है ना, ठीक है वो
ऐसा क्यों हुआ? एम बी क्यों नहीं आया? एक मिनट, क्या कह रहे हो कि एम क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी, हाँ ये गलती है, ये गलत लिखा हुआ है। कहाँ के? ये रहा, क्यू ए नहीं है ये, क्यू एम क्यू बी लिखा तो ठीक है यार, क्यू बी अपॉन क्यू ए, क्यू बी अपॉन क्यू ए एम इज टू एन ही तो होता है। अगर क्यू पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हो लाइन से, देखो गलती वही है, वही गलती है जो मैं पहले कह रहा था। देखो जब आपको एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया गया था पहले, क्या सिखाया गया था? देखो किसी लाइन सेगमेंट ए बी को, ध्यान से सुनना, देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, किसी लाइन सेगमेंट ए बी को एक क्यू पॉइंट डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन, अगर ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी हो? एम इज टू एन हो, राइट? तो हम कहते थे क्यू पॉइंट डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। इसमें इनिशियल पॉइंट कौन हुआ करता था बताओ? जहां से स्टार्ट हो रही है वो लाइन, वो ए बी होता था। समझ आ रही सबको मेरी बात? वो ए स्टार्टिंग पॉइंट था। अब जैसे इस वाले केस में अगर आप देखोगे ना, ए नहीं आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये बी क्यू लाइन हो रही है एक तरीके से, तो ए यहां से स्टार्ट होना चाहिए था। अगर आप ये लिखते यहाँ पर ए यहाँ, बी यहाँ लिखते, ए यहाँ लिखते, तो जाके काम बन जाता। क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपकी जो लाइन है वो स्टार्टिंग हम यहीं से तो ले रहे हैं ना उसको, एम किस तरफ है ये मैटर करता है, एम ए की तरफ है ना। आप यहाँ पर देखो पहले एम किसकी तरफ था? देखो ये एन था, पहले यहाँ ए लिखा होता तो एन था ए की तरफ, जबकि कौन होना चाहिए? एम ए की तरफ एम होना चाहिए। तो वो आंसर मैच तब करेगा जब ऐसा लिखोगे। ऐसा लिखने से क्या क्या चेंजेस होंगे बताओ? तो यहाँ पर आएगा क्यू ए अपॉन क्यू बी, तो यहाँ आप लिखोगे क्यू ए क्यू बी, और उसके बाद यहाँ पर क्यू ए आएगा, यहाँ पर आएगा क्यू बी, फिर यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से ए वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर, और उसके बाद एम बी वेक्टर। हाँ नहीं, मैं शुरू से ही कर रहा था मैं पूरा चेंज ना, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, तो एम माइनस एन नीचे तो ठीक है, बस अब आ गया, करेक्ट आ गया। तो मेरा क्या कहना है, ध्यान से सुनना, मेरा ये कहना है, देखो जो एक्सटर्नल डिवीजन का डायग्राम होता है ना, उसमें एक्चुअली होता क्या है, एन बी के साइड होना चाहिए, और ए से लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ए बी लाइन सेगमेंट को ये एक्सटर्नली कट कर रहा है, तब आंसर सेम आएगा। एम बी माइनस कितना लिखना पड़ेगा? एन ए। इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ क्या कह रहे हो? क्यू ए क्या कह रहे हो? क्यू ए माइनस आर प्लस बी हो रहा है। हाँ तो क्यू ए कितना हो रहा है भाई? तो क्यू ए जो है, क्यू ए ये, तो आपने कहा माइनस आर प्लस बी हो रहा है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे आप? सेम ही आ जाएगा क्या आंसर? या फिर ए और बी वेक्टर को चेंज कर लो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अरे यार ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, ये मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, सेम नहीं आएगा आंसर। यहाँ भी तो देखो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किसको कहा गया? बी वेक्टर को, ये बी वेक्टर, और इसको क्या कहा गया? ए। तो कितना आएगा बताओ? क्यू ए आएगा, आर ए वेक्टर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? सही है, सही है, अब सही है डायग्राम। बोलो कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ना ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो आपका जो 3D का सेक्शन फॉर्मूला है वो नहीं आप लगा पाओगे इस क्वेश्चन में, तो आप इसको एक बार लिखो। और ये क्या लिखा है? ये 2a माइनस 3b लिखा है, ठीक है? ये लिखा है 2a माइनस 3b वेक्टर में 3a माइनस 2b। अब करना जरा इस क्वेश्चन को सब लोग। सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है जल्दी से। ये 2a माइनस 3b 3a माइनस 2b लिखा है।
ठीक है, तो किसने कर दिया? सर ऊपर करना ये लिखा नहीं अभी तक? अच्छा, जितना मैंने आज पढ़ाया ना, ये अलजेब्रा इतना ही है, ऑलमोस्ट यही है सारा। तो स्कूल एग्जाम का अलजेब्रा अगर कुछ आएगा वो आप कर लोगे सॉल्व। अब इसके अलावा जो बचता है वो बचता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो अगले लेक्चर में मैं करूंगा कवर। बट अगर किसी के स्कूल एग्जाम में आ रहा है, आप पढ़ लो उसको, छोटा सा ही है। एनसीईआरटी में सिर्फ मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज में, टोटल 7-8 होंगे, 10-12 होंगे ज्यादा, बस 10-12 क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो देखो इधर, सबने बोर्ड पर देखना है, सब लोग अब बोर्ड पर इधर देखो। आयुष बोर्ड पर क्या लिखा है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। तो देखो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, दूसरे पॉइंट का नाम है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, 2 अलग अलग तरीके हैं। तो आप सबसे पहले इंटरनली पर काम करेंगे। तो देखो इधर सबने बोर्ड पर देखना है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसको आप मान लो A वेक्टर, इसको आप मान लो B वेक्टर, और रेशियो कितने का दे रखा है? 2:3। तो जब आप 2:3 में काम करेंगे तो ध्यान क्या देना है, ये 2 अभी भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर कितना आएगा बताओ? OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो कितना कहोगे आप बताओ? 2 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b। तो आंसर कितना आएगा बताओ ओपी वेक्टर का? 6 प्लस 5 6 प्लस 6 कितना होता है? 12a माइनस 4 और माइनस 9, तो माइनस 13 लिख दूं? a प्लस बी नहीं लिखा नीचे, तो यहाँ पर a प्लस बी भी लिख लेते हैं। जैसे ही आप a प्लस बी लिखेंगे तो 2 प्लस 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो यही ओपी वेक्टर है। अब याद रखना, एक्सटर्नल डिवीजन में डायग्राम पेपर में भले आप बनाओ, बट जेई के लिए डायग्राम अलग की जरूरत नहीं है, बस बीच में माइनस का सिंबल लगा देना, उससे एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा। तो जब भी आप एक्सटर्नल डिवीजन का काम करेंगे उस टाइम पर आपको क्या लिखना होगा? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो देखेंगे 3a माइनस 2b माइनस टाइम्स ऑफ 3a 2a माइनस 3b, और डिवीजन में लिखना होगा 2 माइनस 3, और फिर फाइनल आंसर बनेगा कितना? तो क्या लिखें बताओ? 6 माइनस 6 तो कैंसिल आउट हो गए, और कितना आया? माइनस 4 प्लस 6, तो माइनस 4 नहीं 5, हाँ, तो माइनस 4 प्लस 5 भी, तो माइनस 5 भी लिख दूँ फाइनल आंसर? ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया। गलत है क्यों? ठीक है, 6 माइनस, हाँ ठीक है, सही लिखा है। नहीं, नीचे भी तो 2 माइनस 3 है ना, ऊपर माइनस आएगा, नहीं ऊपर प्लस आएगा, 3 3 जा 9, प्लस में 9 आएगा और फिर माइनस 4 आएगा। सही लिखा है, यही आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसमें ऐसा नहीं है कि x वाले कोऑर्डिनेट्स को अलग निकालो, y वालों को अलग निकालो, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अंशुमान पढ़ लो, पढ़। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं ये वाला। तो ठीक है, ट्राई सेक्शन की बात चल रही है, तो ट्राई सेक्शन का पॉइंट पता है ना आपको क्या होता है? कि 3 इक्वल पोर्शन में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देते हैं ना। तो एक बार आप इसको लिखो, लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है ये, इसको लिखो और इसको सोचो कि कैसे करोगे सॉल्व।
वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है ना, ए पी पी क्यू क्यू बी तीनों इक्वल रेशियोज में आएंगे। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ, मतलब हाँ वही सॉल्यूशन में लिखा हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी में लिखा हुआ क्वेश्चन में। हो गया? याद करने की कोशिश करो किस रेशियो में डिवीजन होता था ट्राई सेक्शन में लास्ट ईयर? 2:1, 2:1 होता है। ठीक है, तो देखेंगे जरा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बस। अब बोर्ड पर देखो, इधर सबने बोर्ड पर देखना है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पोर्शन। तो अगर इसको आप एक पोर्शन मान रहे हो तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 के, 1:2 के। अगर आप इसको अपना एक पोर्शन मान रहे हो तो जैसे आप ऐसे सोच के चलो, ये तो डिवाइड करेगा 1:2 के में। अब आप क्या देखना, देखो इधर, ये दूसरा वाला जो पॉइंट होगा ना वो किस में करेगा? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट जो P पॉइंट है उसे आपने कहा 1:2, तो 2 एक्चुअली ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट 2 है और ये 1 है, ठीक है। और अगर दूसरा वाला पॉइंट Q की अगर हम बात करते हैं तो वो 1:2 के उसमें करता है, तो 2 इधर से कंप्लीट होता है और इधर से 1 होता है। तो पहले P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा बताओ? तो आएगा B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना? 3। और OQ वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना आएगा? 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। क्या ये बात क्लियर है आपको? कर सकते हैं ऐसा? तो जो एलजेब्रा था, बोलो कुछ कहना है? ठीक है, तो जो एलजेब्रा का पोर्शन है, बस बहुत हो गया। जो एलजेब्रा का पोर्शन है वो इतना ही मैंने कराना है CBSE लेवल का, बाकी JEE लेवल का मैं सिंगेज में से उठाना होगा कुछ। और उसके अलावा देखा जाए तो बस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें मेनली, वो जैसी मैं करा दूंगा उसके बाद हम PYQ अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे 2 हफ्ते बाद, लगभग सेकेंड वीक में होगा कुछ क्लासेस, देखेंगे। ऑलमोस्ट 2 वीक्स का है ऑफ। हाँ बेटा बोलो। हाँ अच्छा, मैं करता हूँ उसको, मैं दोबारा भेज दूँगा। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ।